अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और मेरे डिस्कशन पैनल में मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब, और इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगे जनाब मज़हर बरलास साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम में आपसे डिस्कशन होगी। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर जो अपील है उस पर मेरिट पर सुनने का फैसला किया है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो रेफरेंस दायर हुए हैं उनमें इल्ज़ाम जो है वो एक जैसा था। फ्लैगशिप जो रेफरेंस है उसमें नैब ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। एक इल्ज़ाम पर अलग अलग रेफरेंसेस लगाए गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए। एक तासुर था जो कि बार बार आ रहा था मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी जा रही है, उनको सारे जो मुकदमात हैं उनसे बरी किया जा रहा है, उनको बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है। एक बहुत ही आइडियल इन्वायरमेंट जो है उनके लिए बन चुका है कि वो इलेक्शन लड़ें भी और इक़्तिदार में भी आ जाएं। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, आज की समाज जो है, उससे ये लग रहा है कि वो तासुर जो है वो ज़ाइल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं मज़हर बरलास साहब से इस पे बात करना चाहूँगी। मज़हर साहब, क्या एक ब्रेक दी गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने में? आज की समाज से आपको कुछ लग रहा है ऐसा? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सुमेरा मिर्ज़ा, और मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी नज़र है। कोर्ट की जो समात हुई है आज, और जो लोग वहाँ कवर करने गए थे जी जी, उन कुछ रिपोर्टर से मेरी बात हुई है। उन्होंने भी इसी तरह की कहानी बयान की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो समझ रहे थे ना सब अच्छा है, वो शायद आज सब अच्छा की आवाज़ नहीं आई। अच्छा। और आज एक कोर्ट में और भी केस था, वो जो ऑडियो हमने भी चलाई और लोगों ने भी चलाई, वो लतीफ़ खोसा वाली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस पे भी जज साहब ने कहा मैं फ्रेंकस कराऊंगा और सब सुन लें किसने वो रिकॉर्ड की, एक मोकल और वकील की गुफ्तगू। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज कोर्ट का जो मूड मिजाज था वो कोई और था। और मैं समझता हूँ कि जो लोग बड़े डोंगरे बरसा रहे थे और डंके बजा रहे थे कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, अभी तो देखिए नैब जो है वो आज से 9 तहकीक करेगी। ठीक हो गया। वो मामला वहीं खड़ा है जहां से चला था, मिटा नहीं, क्योंकि करप्शन तो हुई, वो माल तो गया, वो बहुत कुछ बना, उसके सबूत तो देना पड़ेंगे। ठीक है। तो वो मेरा ख्याल है 8 से 9 मामला खुलेगा, इतना आसान नहीं है। और मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ को शिद्दत से ये एहसास होगा कि मैंने पाकिस्तान आकर शायद एक बड़ी सियासी गलती की। वो जो कह रहे हैं ना कि शायद वो ये कहें कि मुझे वापस क्यों बुलाया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि फ्लैगशिप जो रेफरेंस है उसमें नैब ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। अमजद परवेज़ ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा एक इल्ज़ाम पर अलग अलग रेफरेंसेस क्यों हैं? नुखैज़ साहब, क्या नवाज शरीफ को किसी नए जाल में फंसाया जा रहा है या किसी नए तरीके से रिलीफ देने की कोशिश की जा रही? सुमेरा, पहले एक बात का जवाब दें कि ये क्या बात हुई कि अगर उनको रिलीफ मिल रहा हो तो शोर मचाना कि सब कुछ मैनेज्ड हो रहा है, और अगर उनको एक पेशी में कोई सवाल उनसे कर लिया गया या तहकीक की तरफ दोबारा अदालत जाना चाह रही है तो उस पर कहा जाए कि नहीं मिल रहा। ठीक है, ये फैसले हम नहीं सुना सकते यहाँ बैठ के। उन्होंने रिश्वत तो ली है, उन्होंने करप्शन तो की है, तो फिर तो फैसला मतलब अदालतों पे क्यों छोड़ना? फिर हम यहीं बैठ के फैसला कर मिली हुई है ना उनको, नाअहल भी हुए वो, और तो सजाएं खत्म भी हुई हैं, ये भी देख लेना। जी जी, ये ऐसी बात हम उन्हीं सजाओं की बात कर रहे हैं ना कि लगातार सजाएं जो खत्म हो रही थी उनमें एक ब्रेक आ गया। लगातार सजाएं जो मिल रही थी वो गलत थी। इंसाफ का कत्ल वहां हो रहा था जब लगातार सजाएं मिल रही थी, जब ट्रायल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा था, जब बगैर तहकीकात के सजाएं मिल रही थी, जब छोटी छोटी बात को इशू बनाकर उसे बड़ा बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा था। फिर ये तो गलत बात है ना कि पहले जो सजाएं मिल रही थी फिर वो गलत थी। नहीं, वो चूंकि वो तो मुखालफिन की नजर में तो वो बेहतर सजाएं होंगी ना, इंसाफ की नजर में वो गलत सजाएं थी। तो क्या ये नहीं हो सकता? मुखालफिन ने सजाएं थोड़ी दी थी नुखैज़। मुखालफिन की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी। मुखालफिन की ख्वाहिश के मुताबिक हुई थी। अच्छा, और तो अब किसकी ख्वाहिश पे ये सजाएं माफ हो रही हैं? मैं नहीं, अब तो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक सजाएं माफ। अब इंसाफ के तकाजे। सुने
ना। जी, जी। तो इसमें मेरा और आपका इख्तलाफ ये है ना कि मैं ये कह रहा हूं उस वक्त इंसाफ नहीं हुआ था, आपका कहना ये है कि इस वक्त इंसाफ नहीं हो रहा। ये बुनियादी इख्तलाफ तो मेरा और आपका यानी यहाँ इस माहौल में यही हो रहा है ना। ये इख्तलाफ किसने तय करना है, ये सजाएं किसने देनी थी, किसने माफ करनी थी? अदालतें हैं ना। जी, जी, अदालतें माफ करें या अदालतें छोड़ें, फिर अदालतों के फैसले माने आप। और दूसरी बात ये मैं बताऊं, ये फ्लैगशिप वाली आपने बात की ना, रेफरेंस, एक अल अजीजिया में उनको अमजद अशरफ साहब उनका कहना था, परवेज साहब का, अमजद परवेज साहब का कहना था कि अल अजीजिया में उनकी सजा माफ की गई तो फ्लैगशिप में बनती। फ्लैगशिप या अजीजिया ये दोनों रेफरेंस जो है फ्लैगशिप में बरी किया गया। फ्लैगशिप में इसलिए मैं बताऊं, जब मेरा जो कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, मेरा ख्याल है जब अदालत एक ही केस में 2 सजाएं दे, जी जी, एक में बरी कर दे, एक में सजा दे दे, हाँ जी, तो वो जो बरीयत है वो आपका जवाज बनता है, वो काउंट होगी, काउंट वो होती है। ठीक है। इसलिए ये कहना कि जी उन्होंने करप्शन की, ये मेरा ख्याल है ख्वाहिश तो हो सकती है कुछ लोगों की कि इस बात को कहा जाए कि जिन्होंने की, हम जो कह रहे हैं कि उन्होंने की, तो भाई तो वो तो इस बेस पे हमारे कहने से क्या होता है, पहले सजाएं हुई है ना, तो उससे तो साबित हुआ कि उन्होंने करप्शन की, उससे साबित नहीं हुआ ना, इसीलिए तो माफ हुई। उससे साबित हुआ होता तो आज ये सजाएं बरकरार होती। और एक मेरा ख्याल है जी जी कि ये जो ताजा केस पेश हुआ है अदालत में, जिस पे उन्होंने कहा कि नैब दोबारा तहकीकात करे, जी, 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 ये पूछना पड़ेगा किसी से कि क्या जब तहकीकात दोबारा शुरू होती हैं तो पहले वाली सजा बरकरार रहती है या नहीं। ठीक है, मैं इस बारे में लाइल्म हूँ, इस बारे में किसी कानूनी माहिर से पूछना चाहिए। लेकिन अब अपीलों का दौर है ना, और अब माहौल भी कुछ चेंज है। बरला साहब आप बड़ा हंस रहे हैं, भी एक दौर रहा है, आप बड़ा हंस रहे हैं बरला साहब इस बात पे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आज तो अपने दोस्त गुले नुखैज़ अख्तर की सादगी पे रहा हूँ। हाँ जी, कि भाई अदालतों ने पहले फैसले किए, अदालतें अब फैसला कर रही हैं, हम तो अदालतों के फैसले मानते हैं। हमें तो सिर्फ ये है, जिस बात पे थोड़ा सा हम मोतरज़ हैं कि किसी को बहुत स्पीडी इंसाफ मिल रहा है, किसी को स्पीडी नहीं मिल रहा। हाँ जी, तो हम तो कहते हैं अदालतों को सबको इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो बहुत स्पीडी बेइंसाफी मिली हो तो फिर उसे स्पीडी इंसाफ देना पड़ता है। जिनको आप सुन लेना, जब जिनके तीसरी नस्ल आ गई है और उनको इंसाफ नहीं मिला, हम तो उन लोगों की भी वकालत करते हैं कि उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जरूरी तो नहीं कि अदालतों में सियासी केसों को अहमियत दी जाए। वो जो आम लोगों के केस हैं वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, जी जी, वो भी उतने ही अहम है। हम कहते हैं कि उन्हें भी अहमियत दी जाए। और बाकी ये है कि आज से 9 जब केस चलेगा, हाँ जी, तो उस वक्त तक जब तक कोई नया फैसला नहीं आएगा, पुराना फैसला बहाल रहता है। ठीक है, पुरानी सजा उस वक्त तक बहाल रहती है जब तक कोई नया फैसला नहीं आता। अब नया फैसला जो है वो ट्रायल को कोर्ट का शौक भी पूरा हो जाएगा, तो अब पता नहीं उसको कितनी देर लगती है। ट्रायल कोर्ट में हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं, क्या होता है। अभी मेरी कुछ सियासतदानों से मुलाकात हुई इस प्रोग्राम से पहले, जी जी, और वो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहे। अच्छा। मैं कह रहा था कि भाई वो तो मेला सारा सजाया गया उनके लिए, तो आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, तो वो उन्हीं के इत्तेहादी थे। अच्छा, इत्तेहादी, मैंने ये पूछना चाह रही थी वो कौन थे? मियां साहब जो हैं वो नहीं, ये बताना जरूरी नहीं है। नहीं, बस आपने बता दिया ना कि उनके इत्तेहादी थे। मुझे लगा उनके ऑपोजिट जो जमाते हैं शायद उनमें से नहीं, उनके इत्तेहादी। ठीक है, उनसे प्यार मोहब्बत करने वाले। वो कह रहे थे कि हमें नहीं लग रहा कि वो सीरियस है, संजीदा है। अच्छा, वो इलेक्शन को शायद पता नहीं आगे देख रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं। और फिर आपको पता है कि कल भी हमने ये बात की थी, आज भी ये बहस होती रही दिन भर लोगों के साथ। इलेक्शन अभी तक देखिए लोग क्यों सवाल करते हैं, जिस जगह जाओ लोग पूछते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ जी, तो निगरान हुकूमत ने कह दिया है दो टोक कह के जी ये इलेक्शन तो जरूर होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे। वो जी निगरान हुकूमत ने कहा है ना, निगरान हुकूमत तो बहुत कुछ कहती है, बल्कि जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो भी बहुत कुछ कहती हैं। और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जिस बात की तरदीद की जाए वो बात होती है। ठीक है, ये भी तो एक मिथ बनी हुई है ना। कुछ बातें फैलाई भी तो जाती हैं, सब जरूरी नहीं होता कि जो बातें सुनी जा रही हैं वो बातें सच हैं। कुछ बातें फैलाई भी तो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि इलेक्शन की किसी पार्टी की हवा बनाई जाती है, तो इस तरह। जी जी जी, सुमेरा मिर्जा, गुजारिश सुने। गुजारिश ये है
कि इस वक्त मुल्क के 60% जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास हैं। अभी आज एक DI खान से पीपल्स पार्टी के रहनुमा, खैर वो रहनुमा तो मरकजी हैं, लेकिन DI खान से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को बुला के सारी सियासी पार्टियों के तो DC और DPO ये पैगाम दे रहे हैं कि जो इलेक्शन मुहिम है वो मगरब से पहले पहले किया करें, मगरब के बाद कोई जलसा नहीं होगा। तो वो कह रहे थे कि अब तो सियासत ही सारी शाम के वक्त होती है, तो ये हम कैसे मुहिम चलाएंगे, यानी उनके लिए और परेशानी है। और फिर आपको पता है कि KP में और भी कुफ्ते हैं जो पर फैलाती हैं। ठीक है, तो वो कह रहा था कि हमें जब इंतजामिया ये कहेगी कि आप शाम तक इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं, हाँ जी, तो हम कैसे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे? तो ये सब पार्टियों के लिए ये कहा गया तो इसी तरह की मुश्किलात दूसरी जगहों पर भी होगी। साहब, ये सब पार्टियों के लिए कहा गया है ना, कि किसी खास पार्टी को रियायत दी गई है? हाँ, सब पार्टियों के लिए। हाँ, यूं कहें। नहीं, सब पार्टियों को कहा गया। मतलब वो एनवायरनमेंट की बात करें ना नुखैज साहब, के एनवायरनमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, या फिर जो अच्छा संजीदगी की बात कर रहे हैं बरलाज साहब, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में तो ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं। कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया, तो संजीदगी और क्या होती है? मैं सुमेरा आपकी बात काट लूँ जरा जी प्लीज। अगले सवाल से पहले आपकी एक बात काटूंगा। एक यहाँ बात हुई, मैं भी आपको कहता हूँ, मुझे एक साहब मिले जो PTI के इत्तेहादी हैं, उनके बड़े करीब है। उन्होंने कहा कि खान साहब इलेक्शन से बहुत डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वोट नहीं मिलेगा। मैं उन साहब का आपको नाम नहीं बता सकता। तो ये बात तो सच है, मैं आपको नाम नहीं बता सकता। खान साहब तो वाकई डर रहे हैं। अगर चले वोट नहीं मिलेगा, बात भी कर लें। पहली बात तो ये कि मेरा मतलब मैं बैठ के नहीं सुन पहले सुन लेना, पहले मेरी बात। उनके इत्तेहादी का नाम साहब सुने उनका इत्तेहाद खराब हो जाए। सुने मैं भी नाम इसलिए नहीं दे रहा कि उनका भी इत्तेहाद खराब हो जाएगा। सवाल ये है, मेरे पास जो बात होगी ना, आप तो कहानी कर रहे हैं। बात को करने से पहले मैं ये सुमेरा आपसे कहूंगा कि मुझे तो ये तो हवा में बात है ना, कोई भी दावा कर सकता है ना। इस दावे की जब बुनियाद कोई नहीं होगी तो मुझे भी वही हक होगा, मैं उसी बात का उलट कह दूंगा। तो मुझे सहाफ़ी का नाम लेने में कोई गलत बात नहीं है, और अगर सहाफ़ी का नाम नहीं लेना फिर आप ये बात भी ना करें, ताकि आपके से ये सवाल भी ना किया जा सके कि वो कौन बंदा है जिसने आपसे कहा है, वरना तो हवाई बात हो जाएगी। भाई सहाफ़ी नहीं, सियासतदान। सियासतदान का ही नाम ले लेना चाहिए। चौधरी शाफी हुसैन साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त का। डिस्कशन तो जो है वो इस वक्त इलेक्शंस पर हो रही है, और मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब की कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है। काफ लीग और नून लीग जो है, हमने देखा कि बड़े बरसों के बाद एक ही जगह पर बैठे हैं, तो उस मुलाकात के हवाले से कुछ बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है नवाज शरीफ साहब सरशरात हुसैन साहब के घर आए थे। 15 साल बाद इनकी जो है प्रॉपर मुलाकात हुई आफ्टर 15 ईयर्स, और सियासी मामला पर तो कोई कल मीटिंग हुई नहीं। ज्यादातर मीटिंग में चौधरी शुजात साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों आपस में ही बातचीत करते रहे। अच्छा। और जहाँ बात है सीट एडजस्टमेंट की, कल चलता रहा है कि जी 2 या 3 सीटों की बात हुई है। 2-3 सीटों के तो कल सीटों के ऊपर तो कल बात हुई नहीं। ये तो अंडरस्टूड है कि जो ऑलरेडी प्लान्ड हुआ था, जो फॉर्मूला ये जब परवेज साहब के जब वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से बन रहे थे CM, ठीक है, और उसके बाद भी जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि जो पुरानी सीट्स हैं पंजाब में 8 MPS की और 4 MNAs की, हाँ जी, इसी फॉर्मूले पे ही पहले से ही तय है कि चलना है। और बाकी जो एडिशनल सीट्स हैं उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली कमिटीज बनेंगी दोनों पार्टी की तरफ से, और हम बैठेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 4 से 5 महीने पहले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, जो लास्ट इलेक्शन में नंबर 2 या नंबर 3 आए थे, उन्होंने ऑलरेडी हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। ओके। तो हमारा जो फोकस है पंजाब में वो 15 से 18 सीटों का है, और KPK में हम अलग वर्किंग कर रहे हैं, और इवन सिंध में भी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वहां पर हमारी पीपल्स पार्टी से बात चल रही है।
अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सीटों के ऊपर बात नहीं हुई उस मुलाकात में चौधरी साहब, लेकिन बड़ी बातें हो रही हैं। कल हमने भी अपने प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था कि इतने सालों के बाद आप मिल बैठे हैं, सीट एडजस्टमेंट हुई है, सिर्फ 2 सीटों के ऊपर आप मान गए? एडजस्टमेंट की बात ही नहीं, 2 सीटों पर ना 2 सीटों की बात हुई है। तो फिर ये बात क्यों हवा में है, क्यों ज़बान ज़दे? साहब ने भी ये तो समझ नहीं आई कि ये इतनी फेक न्यूज़ क्यों चली है थ्रू आउट द चैनल। इसलिए हमने फौरी इसकी तरदीद की, सालिक साहब ने भी और मैंने भी, और हमने कल ही स्टेटमेंट दे दी थी कि 8 सीटें पंजाब में सीट एडजस्टमेंट और 4 नेशनल असेंबली। इसके अलावा जो बात होगी वो तो आगे जाके। अच्छा ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिन इलाकों में सीट एडजस्टमेंट हो रही है वहाँ पर जो मुखालिफ, जो आपकी पार्टी है, ज़ाहिर काफली के लोग वहाँ से स्टैंड लेंगे और उनके ऑपोजिट जो नून लीग के लोग होंगे उनके साथ सारे मामलात सेट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बड़े अरसे से वहाँ पे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनका भी एक वोटर है। तो हमने सुना है कि वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं वो लोग, तो इस मामले को किस तरह से हैंडल करेंगे? कौन से डिस्ट्रिक्ट से इनसिक्योर हो रहे हैं? लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट जिन्हें हमें ज्वाइन किया है। फॉर एग्जांपल झंग से जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो पिछले इलेक्शन में 600 वोटों से हारे थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। गुजरांवाला के एक आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 16-17 हजार वोट लिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ये तो फिर आगे जाके जब दोनों पार्टी की तरफ से ये सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कमिटीज बनेंगी, तो उसमें बैठ के तो जो हमने वर्किंग की हुई है वो हम सामने लेके आएंगे। चौधरी साहब, पंजाब की कौन सी 8 सीटें हैं आपकी जिन पे एडजस्टमेंट हुई? ये 2 गुजरात की, बल्कि 4 गुजरात की हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है सियालकोट में जो है वो पुरानी सीट थी हमारी, वहाँ पर हम कोई और कैंडिडेट लेके आएंगे। उसके अलावा झांग में हमारे 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार हमारा गुजरांवाला में है, 2 लाहौर में। ठीक है। और चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली भावन नगर से एक की बजाय 2 नेशनल असेंबली की सीटों पर आएंगे, फिर हर सीट को नीचे 2 MP। तो ये चौधरी साहब सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है या अभी बात चली है आपकी? नहीं, अभी तो जो पुराना था फॉर्मूला उसी को ही आगे लेके चला जाएगा। ठीक है। और अभी प्रॉपर जो मीटिंग होनी है वो फिर अब जब सेकंड टाइम मुलाकात होगी तो इसी में चलें। ठीक है चौधरी शाफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नुखैस साहब, सेकंड टाइम मुलाकात पे बात चली गई है, कल हम डिटेल से डिस्कस किया था और बरलास साहब ने आपको याद है कहा था कि जब सेकंड टाइम मुलाकात हुई तब तो वो इक़्तिदार में आ चुके थे और तब उनके जो है वो रुखी तब्दील हो गए थे, उनके रवैये ही तब्दील हो गए थे। खैर अगले पॉइंट पे आते हैं हम। PTI ने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो दोबारा कराने का फैसला जो है आया था और फिर इलेक्शन हो भी गए, उसको अब इन्होंने अदालत में चैलेंज कर दिया है। नुखैस साहब, आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों किया गया PTI की तरफ से? अब तो इलेक्शंस भी हो चुके, बॉडी अनाउंस हो चुकी है। अच्छा, एक तो मैं गुजारिश करूंगा सुमेरा, जब आप कोई सम अप कर रही हो ना, जो गुफ्तगू हम दोनों जब बात कर रहे होते हैं, कोई भी बात कर रहा हो, तो उस गुफ्तगू के बाद आप एक जुमला कहती हैं, वो बेशक मेरे खिलाफ जा रहा हो, आप समझती हैं उसके बाद बात खत्म है, तो उसका जवाब मुझसे जरूर लेंगे। तो वो इस तरह, वो हमारे एक दोस्त है ना, तो उनकी अपनी वाइफ से लड़ाई होती है, तो वाइफ आखिरी जुमला वाइफ कह के ना निकल जाती है और वो जुमला बड़ा खतरनाक होता है कोई भी। तो आप वो उस तरह का वो ना किया करें। आपने अभी आखिरी जुमला जो कहा है उस पर मुझसे जवाब भी लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, चले। ये जो PTI ने अपने पहले इलेक्शन के हवाले से एक दरखास्त दायर की है, हाँ जी, उसका मकसद ये है कि वो जो पहले इलेक्शन हुए 10 जून को जो एक नुखैस साहब, जी बरलास साहब, नुखैस साहब, मेरा ख्याल है नहीं, ये जो शाफे हुसैन ने गुफ्तगू के इस पे थोड़ी सी बात कर लें। चले इस पे कर लेते हैं। इस पे जी बरलास साहब, आप उनसे सवाल पूछ सकते थे क्योंकि कल हम लोग इसके पे कोई बात नहीं, आप आगाज कीजिए। अब आप कीजिए बात जो करना चाह रहे हैं, प्लीज। वो आपको पता है गुले नुखैस अख्तर साहब जो है ना, एनालिस्ट कम एंकर भी हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबके लिए फ्री हैंड होता है, सवाल हम पूछ सकते हैं। जी प्लीज आप बोलिए। अभी जो गुफ्तगू सुनी है शाफी हुसैन साहब की, हाँ जी, वो तो कहते हैं हम तो 15 से 18 सीटों की आस उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे नहीं पता कि नून लीग इनको कहां से सीटें देगी। 12 सीटें उनका, और ये इधर टीवी पे आके कह गए जी कल बात ही नहीं हुई। क्यों नहीं बात हुई?
हाँ जी। इनके जो चचा हैं चौधरी वजाहत हुसैन, उनकी सीट पे मियां साहब ने कहा नहीं उधर हमारा नवाबजादा जफर गुल उम्मीदवार है, जी जी, हम कैसे वो दे दें। ठीक है, इसी तरह ये तारिक बशीर चीमा को 2 सीटों पे लड़वा रहे हैं, भावलपुर से और भावलनगर से। जी जी बिल्कुल, और भावलनगर के तो उम्मीदवार भी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। इसी तरह ये गुजरांवाला से जी हमारा लड़ रहा है, फलानी जगह से लड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो इनको 2 सीटें उन्होंने दे दी थी बड़ी थी। उन्होंने तो डिनाई कर दिया ना कि सीट एडजस्टमेंट हो ही नहीं रही, उन्होंने डिनाई कर दिया। नहीं देखे उन्होंने डिनाइल किया ना। जी जी, हमें भी खबरें हैं। बिल्कुल सही। हो सकता है हमारे भी कुछ जानने वाले वहां बैठे हों। ये तो नहीं हो सकता कि नून लीग इनको 18 सीटें दे दे। बिल्कुल ऐसे ही। 18 सीटों वाली सहीयत है इनकी। सही। इनके पास क्या है? इनके पास वोट भी नहीं है। ठीक हो गया। कौन सी 18 सीटें इनको कोई दे दे? कोई बड़ी पार्टी इनको 18 सीटें नहीं देगी। बिल्कुल सही। चले 2 सीटों की एक हवा तो बनी हुई थी, उनसे भी उन्होंने डिनाई कर दिया। जी नुखैर साहब, इसी पे ये मैं मुत्तफिक हूँ। ये जो बरला साहब कह रहे हैं ये मैं मुत्तफिक हूँ। हाँ जी, कि कोई वजह तो हो ना 18 सीटों की। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब उन्होंने कहा है 12 सीट, लेकिन उन्होंने एक जुमला उन्होंने कहा है, हाँ जी, कि इन सीटों पे अभी बात शुरू हुई है। हाँ जी बिल्कुल। तो बात शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है। बात अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई है तो बात खत्म भी हो जाएगी। तो वो तो अगर उम्मीदवार खड़े कर देंगे अपने तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जी नुखैर साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के। हाँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखें, वो जो 1 साल पहले हुए थे, हाँ जी, उस पे दोबारा पीटीआई कोर्ट में गई है और उन्होंने कहा कि वो वाले हमारे इलेक्शन उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, ये नहीं कहा कि ये वाले कालअदम करार दिए जाएं। हाँ जी, वैसे बात का मकसद यही होता है। आप उनको एक्सेप्ट करें तो एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कालअदम। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो अकबर एस बाबर साहब गए हैं, आज एक और साहब ने भी एक पिटीशन दायर कर दी है और उन्होंने कहा जी कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार दिए जाएं। ठीक हो गया। तो खतरा पैदा हो गया। अकबर एस बाबर साहब आपको पता है खतरनाक बंदे हैं, वो तो फिर आखिरी हद तक जाते हैं ना। तो फॉरेन फंडिंग का मामला हो, ये वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, वो तो जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं पॉजिटिव वे में सरफिरे इंसान है। ऐसा ही। तो उन्होंने क्या किया, ये अब चाहते हैं, पीटीआई वाले चाहते हैं कि अगर ये जो नए इलेक्शन हुए हैं ये अगर कालअदम करार दिए जाएं तो कम अज कम हमारे वो वाले इलेक्शन बच जाएं, या वही इलेक्शन बच जाएं, इनको बेशक आप कालअदम करार दे दें। लेकिन वो इलेक्शन अगर बचेंगे सुमेरा, तो उसका मतलब है फिर पार्टी चेयरमैन कौन होगा? खान साहब। वो खान साहब होंगे ना पार्टी चेयरमैन। तो वो इलेक्शन बचने की सूरत में ये तो फिर एक और इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे कि उनको वो निकालेंगे फिर अदालत। और ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की, अजीबोगरीब सिस्टम कर दिया है। और जिसको समझना मुश्किल है कि जब आपने नए इलेक्शन करवा लिए तो आप पुराने इलेक्शन की बहाली के लिए कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? ब्रेक लेनी है मुझे। मैं बरलास साहब से भी इसका शॉर्ट सा आंसर चाहूंगी। बरलास साहब, आपको क्यों लगता है कि क्यों कर रही है पीटीआई ऐसे? ये तो अपने ही पाँव में बेड़ियां डाल रहे हैं और मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं इनके लिए। तो ये आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन गुजारिश ये है कि वो गए हैं लाहौर हाई कोर्ट अली जफर साहब, और आइन के उन्होंने कोई 9 जो सेक्शन है उनके हवाले दिए हैं। हाँ जी, कि इन सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन को ये राइट ही नहीं है। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के राइट पे सवाल उठाया है। इलेक्शन से ज्यादा अहम चीज जो है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन से, वो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया है कि इलेक्शन कमीशन को ये हक ही हासिल नहीं है। हाँ, कानून और आइन की रूह से। अब अदालत फैसला करेगी इसका कि उसको हक हासिल है या नहीं। बड़ी देर से उन्हें याद आया कि उन्हें ये हाँ जी, बड़ी देर से। इलेक्शंस भी हो चुके, अब तो बॉडी भी अनाउंस हो चुकी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस तो बात करेंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने फिर से वही बात की है कि जो पुरानी सियासत है उसको दफन करके नई सियासत को लाना चाहिए। आज इस जो हमारा नया अगला सेगमेंट होगा ब्रेक के बाद, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब के लिए नया क्या है, बिलावल भुट्टो साहब के लिए पुराने और नए की डेफिनेशन क्या है, वो क्यों बुजुर्गों के पीछे या बुजुर्ग सियासतदानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, अपने हर बयान में, अपने हर जलसे में वो एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि पुरानी सियासत को दफन करके नई सियासत को मुतारिफ करवाना है, और इसके अलावा उन्होंने 2-3 बड़ी अहम और बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो गेट नंबर 4 वाली जो सियासत है वो नहीं आती।
18 माह का वजीर खारजा, 18 माह तक मैं वजीर खारजा रहा, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने इतना अरसा सर्व किया हो और उसके हाथ साफ हो। उन्होंने ये क्या कहा है और उनका लहजा कैसा था, देखते हैं, वापस आके डिस्कशन करते हैं। पुराने सियासतदान हैं जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, अपने जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं। अवाम की जो असल मिसाइल है उनमें ना उनका दिलचस्पी है, ना आपके मसाइल का हल है। और इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों का सबसे अहम इशू है और हमारे सियासतदानों का आखिरी। बिलावल साहब की जो सीनियरिटी का जो क्राइटेरिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लाइन अभी मैं बोल रही थी, जो उन्होंने कहा है कि गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती है। कुछ सीनियर सियासतदान है, इससे पहले वो गेट नंबर 4 की बात करते हैं। स्पेशली हमें शेख रशीद साहब अक्सर नजर आते हैं इस तरह की बातें करते हुए। तो ये आपको नहीं लगता बहुत बड़ा बोल रहे हैं बिलावल साहब? देखिए, बिलावल साहब की कोशिश ये है कि मैं जो मुल्क के 65% यूथ है, नौजवान हैं, उनको मुतवज्जो कर सकूं जी। इसीलिए वो बार बार बूढ़े सियासतदानों पर तनकीद करते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि उनकी तनकीद का जो निशाना है वो मियां नवाज शरीफ है। अच्छा। और वो गेट नंबर 4 का इशारा भी उसी तरफ कर रहे हैं। अब तो खान साहब को वो यंग समझते हैं, बरलाल साहब खान साहब को नौजवान समझते हैं, वो मियां नवाज शरीफ खान साहब को भी वो बूढ़ा समझते हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, लेकिन आप बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया तकरीरें सुने जी जी, तो उन्होंने खान साहब को टारगेट कम किया है, मुस्लिम लीग नून को या मियां नवाज शरीफ को टारगेट ज्यादा किया है। ठीक हो गया। तो अब बिलावल भुट्टो के, हालांकि वालिद उनके अपने भी बूढ़े हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो नौजवानों को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अभी शाम में फैसल करीम कुंडी जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो के साथ केपी में जलसे कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि देखिए, मैंने अपने चेयरमैन के 7 जलसे करवा दिए हैं। हाँ जी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मैं 10 जलसे करवाऊंगा। कोई और पार्टी जो है सिवाय पीटीआई के, ठीक है, ये भी साथ कह रहे थे बिल्कुल कि सिवाय पीटीआई के कोई और पार्टी जलसे का रिस्क वहां नहीं ले सकती। हाँ जी। तो मैंने तो कहते अपना काम पूरा कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी पंजाब जाने और पीपल्स पार्टी सिंध जाने। मैंने 7 जलसे करवा दिए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का जलसा करवाना, उन्होंने कहा कि कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। और हमारे चेयरमैन जो है, अब ये कुंडी साहब के बकौल, वो कहते हैं हमारे चेयरमैन जो है वो नौजवानों की उम्मीद है। ठीक अच्छा है। अब ये जो जुमला है, इसका मतलब है बिलावल भुट्टो भी यही समझते हैं और वो नौजवानों को मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आज का नौजवान कोई पागल या बेवकूफ नहीं है। आज के नौजवान के पास सेल फोन है, उसके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी मालूमात है, उसको पता है कौन सी पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया। एक सूबे की सियासत तक महदूद है और वहां की परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। नहीं, अब जो गेट नंबर 4 की बातें करते हैं, जी जी बिल्कुल, तो बिलावल भुट्टो के नाना वहीं से आए थे। बिल्कुल। नुखैर साहब, मैं फिर वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बिलावल साहब, गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती और फिर कहते हैं कहीं और देखूंगा ना, कहीं और से मदद मांगूंगा। तो इस तरह के बड़े बोल आपको याद होगा, कुछ अरसा पहले ही बोले गए थे और फिर उनका अंजाम भी आपके सामने देख रहे होंगे। मैं तो सुमेरा ये इस बात पे गौर कर रहा हूँ जी जी कि मुल्क के 65% अवाम, बरलाल साहब शायद ये समझ रहे हैं कि वो खान साहब की तरफ हैं। 65% अवाम जो है, जो नौजवान है, तो गेट नंबर 4 की सियासत तो उसी रोज दफन हो गई थी जब एम्पायर की उंगली वाली सियासत सामने आ गई थी। ठीक हो गया। तो वो भी जुमला याद कर लेना चाहिए। वो एम्पायर की जो उंगली थी, वो इशारे के जो मुंतजिर बैठे हुए थे। तो गेट नंबर 4 से जब कोई नहीं जाता, फिर वो गेट नंबर 3 से चला जाता होगा, 2 से चला जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये जो जलसों वाली बात हुई है, बिलावल का मैं आपको बताऊं, घिसी पीटी तकरीर है। ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं
इन जुमलों में कोई नयापन नहीं। ये हर बंदा यही जुमले क्लीशे बन चुके हैं, जो बंदा आता है वो ये जुमले दोहरा नुखैज़ साहब, आपकी नज़र में बिलावल भुट्टो साहब का ये जो है नयापन, नए सियासतदान, नई सियासत, पुराने सियासतदानों को पता चल गया, वो कहते हैं सदियों से सुन रहे हैं। मेरी सदियों पे ही उम्र है जनाब नौजवान साहब। जी नुखैज़ साहब, आपकी नज़र में बिलावल साहब जो हैं उनका क्राइटेरिया है क्या, नए सियासतदान, नई सियासत का क्या इनका पैमाना क्या है? मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। जब आप देखती हैं ना फिल्मों में कई नए चेहरे नजर आते हैं। हाँ जी। हम एक फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं कि यार ये एक नया बंदा नजर आया, ये तो बड़ा कमाल का है, ये नया चेहरा बहुत अच्छा है। वो नया नहीं होता। अच्छा, जरा पूछा करें जाके, पीछे 30-30 साल की मेहनत होती है, वो आपको स्क्रीन पे नया नजर आ रहा है। यानी कि वो यंग एज को ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनका ये है कि नए लोगों को मौका मिले। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, बिलावल जो नए चेहरे होते हैं ना, मैंने पहले भी अर्ज किया था, नए चेहरे फिल्मों में होते हैं, सियासत में नहीं होते। और नए चेहरों से मुराद ये है, नए चेहरे तो चलो मैं किसी हद तक समझ सकता हूँ उनकी बात। हाँ जी। नौजवानों वाली जो बात है ना उनकी, मेरा ख्याल है कि अमूमन नौजवानी की उम्र जो है वो 25 साल तक होती है। मुंडा जी में 25 साल दा, उसके बाद अब बिलावल की एज जो है वो नौजवानी वाली है। आप कह लें अपने मुताबिक गिन के सारे कह लें तो उनको नौजवान हम कह लेंगे, लेकिन वो भी नौजवानी से निकल गए हुए हैं। तो नौजवानी का मतलब या तो फिर कहें कि ज़हन नौजवान होना चाहिए। हाँ जी। और ये कहना कि जी हम अब गेट नंबर 3 की सियासत नहीं करेंगे, या मैं उस सियासत पे यकीन नहीं रखता, या मैंने करप्शन नहीं की, भाई आपका एरिया अपना कितना ड्यूरेशन कितनी रही? 16 माह आपका 16 माह आपकी ड्यूरेशन रही। और जो ये दावे कर रहे हैं कि जी मैं उस तरफ नहीं देखूंगा, मैं तो उनकी तकरीर को इसलिए सीरियस नहीं लूंगा, ना कोई दलाइल हैं, ना कोई नई बात है, घिसी पिटी पुरानी तकरीर है, उसी को रिन्यू करके चले लोग तो इकट्ठे कर रहे हैं ना, जैसे लोग। तो अच्छा, हाँ, इसका जवाब ले लीजिए। आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। ये जिस तरह दौर गुजर गया ना, एक सीडी का दौर होता था, एक वो फ्लॉपी का दौर होता था। हाँ जी। वो बड़े मोटे वाले टीवी होते थे। जी। फिर उसके बाद ये आ गए स्मार्ट टीवी आ गए। जी। तो ये दौर खत्म हो चुका है जलसों का, बाय द वे। अच्छा, ये आप करने के लिए कर लें। अच्छा, तो मैं सारे मियां साहब जलसे नहीं कर रहे तो अब जलसों का दौर खत्म हो चुका है। उनको भी कह रहा हूं, सुन लेना, सुन ले। अब दौर क्या है? सोशल मीडिया है। अच्छा, व्हाट्सएप है। सोशल मीडिया के एक क्राइटेरिया होगा पॉपुलैरिटी किसी भी, मैं इसीलिए बात पार्टी का चेक करने का। अब जब इलेक्शन अनाउंस होंगे ना, तो अब मुझे उम्मीद है कि जो उम्मीदवार अनाउंस हो चुके हैं, ओहो, जब टिकट्स अनाउंस होंगे, ओके, कितने ध्यान से आप बात मेरी सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब ये अनाउंस होंगे तो आपने देखना है कि अब उम्मीदवार घरों में नहीं इस तरह जाएंगे, अब वो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजेंगे। अब वो फोन की रिंगटोन्स लगाएंगे। मैं आपसे इत्तेफाक करती हूं। नहीं, कोई चला भी जाए तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन आज नहीं तो कल ये तरीके मतरूक हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी जदीद आ गई है, लोग जदीद तरीकों और आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने इसका स्टार्ट नहीं है कि वो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं। देखिए ना, मेरे मुंह में आप अपने अल्फाज ना डालें। नहीं, आपने ये तय किया, मैंने नहीं तय किया। मैं आपको ये बता, वो करेंगे कन्वेंशंस की, गैदरिंग्स की सियासत जो है वो मादूम हो जाए। इतना तो मुंतजर आवाम नहीं होगी उनके जलसों की जितनी आप मुंतजर हैं। बिल्कुल है। क्यों नहीं कर रहे? मेरा सवाल फिर आपसे है, नंबर गेम वो अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। पीटीआई क्यों नहीं कर रही जलसे? पीटीआई को जलसे करने नहीं, वो तो शिकवा ये कर रहे हैं कि हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे। मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं कि हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे। गलत कह रहे हैं ना, गलत कह रहे हैं। आप नाम ले, कौन नहीं करने दे रहा? किसी का नाम, कोई नाम होगा ना जो नहीं करने दे रहा। मुझे तो नहीं कोई नाम नजर आ रहा। करें जलसे, किसने कहा ना करें? तो ये कहना कि जी हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे तो उनको करने दिया। और दूसरा, बिलावल ने कमाल का जुमला कहा जी कि जी अभी बरलास साहब ने, सॉरी, उन्होंने कहा कि बिलावल ने सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिया है। जो इशारे किए हैं वो नवाज शरीफ साहब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई, जहां से खतरा महसूस होगा उसी तरफ के इशारे करने हैं। ये तो ऑब्वियस बात। जहां से उन्हें इक्तदार का खतरा महसूस होगा, उनको टकराव जो है उनका उन्हीं के साथ फील हो रहा है ना। बिल्कुल, उनको लग रहा है कि उनकी टक्कर की जमात जो है वो इस वक्त नून लीगी है। अच्छा, अब इलेक्शन, साद रफीक साहब ने कुछ बातें की हैं। एक तो हल्का बंदियों के ऊपर उन्होंने जो है वो बात की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी से ज़्यादा उनकी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक बड़ी अहम की है, उन्होंने ये कहा है कि हमने 3 इलेक्शन जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बगैर लड़े। और ये वाकई बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। और एक और बड़ी अलार्मिंग बात की है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा है कि पीटीआई को बायकॉट नहीं करना चाहिए इलेक्शंस का। उनका क्या कहना है, पहले वो सुनते हैं फिर डिस्कशन करते हैं इस पर। इलेक्शन ठंडे क्यों है? इलेक्शन गर्म होंगे जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा। इलेक्शन 8 फरवरी ही को होना चाहिए, 1 घंटा भी तखीर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आगे मसाइल है। एक तो सेनेट का इलेक्शन है, तो सेनेट का इलेक्शन मार्च में है, मेरा ख्याल है 1st या 2nd वीक में है।
तो अगर आप 8 फरवरी को इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा नहीं करते तो आगे गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी है, लोगों ने ओथ लेने हैं, कई जगह पे पिटीशंस आएंगी, तो फिर सेनेट कैसे मुकम्मल करेंगे? हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी जेल में, कभी जलावतनी में। उनकी पार्टी को लड़ना चाहिए, उन्हें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हम उन्हें ये मशवरा देंगे कि वो इलेक्शन लड़ें। बरलास साहब, सादर रफीक साहब ने बात तो बिल्कुल ठीक की है कि उन्होंने 3 इलेक्शन जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की बगैर लड़े हैं। ज़ाहिर है कभी वो मुल्क से बाहर थे, कभी वो जेल में थे, तो ये हिम्मत जो है वो पीटीआई को भी करनी चाहिए। ये हिम्मत लग रही है आपको पीटीआई में, नजर आ रही है कहीं? अच्छा, पहले तो मैं वो गुल नखीज़ अख्तर साहब अभी फरमा रहे थे कि ज़माना बदल गया है, व्हाट्सएप आ गया है। हाँ जी, ठीक है, व्हाट्सएप आ गया, लेकिन अभी पाकिस्तानी सियासत जो है ना वो अमेरिका से आगे नहीं गई, ना इंडिया से आगे चली गई है, ना बरतानिया से आगे। हाँ अमेरिका में भी जलसे होते हैं, बरतानिया में भी जलसे होते हैं, और आईटी में इंडिया हमसे आगे है, इंडिया में भी जलसे होते हैं। सही। तो अभी सियासत जो है वो जलसों से बाहर नहीं गई। अब आ जाइए साद रफीक साहब की तरफ। साद रफीक साहब ये क्यों कह रहे हैं कि 8 फरवरी को होने चाहिए? हाँ जी, वो किससे कह रहे हैं? इसलिए कि जो इनके इतराजात थे हल्का बंदियों पे, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने आज मुस्तरद कर दिए हैं वो इतराजात। ऐसा ही है। और उन्होंने कहा बस हो गई जो हल्का बंदियां होनी थी, हम आपके पाबंद नहीं है कि आप जो कहे वो हल्का बंदियां बनाएं। बिल्कुल सही। तो उससे उनको लगा कि पता नहीं इलेक्शन भी होंगे या नहीं, तो वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन लड़े। हाँ जी, पीटीआई भी लड़ने के लिए तैयार है, लड़ लेगी पीटीआई, और पीटीआई को लड़ना चाहिए। लेकिन अभी जो फरमा रहे थे किसने रोका है? इंतजामिया रोकती है जलसे करने से। हाँ जी, इंतजामिया में बंदों का नाम नहीं होते, इंतजामिया होती है, इंतजामिया होती है, इंतजामिया रोकती है जलसे। हाँ जी, ठीक है। नुखैर साहब, साद रफीक ने एक बात कही है जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, उन्होंने कहा कि पीटीआई को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है ऐसा कि पीटीआई को बाइकआउट की तरफ जा रही है? और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ ने भी तो 3 इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर भी हमने 3 इलेक्शन लड़े हैं। तो पहले पिछली बात का जवाब, इंतज़ामिया सियासी जमातों को जलसे करने से नहीं रोकती। अच्छा। इंतज़ामिया दहशत गर्दों को इकट्ठा होने से रोकती है। तो पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्द नहीं, सुने बात सुने जी। इंतज़ामिया उन लोगों को, शर पसंदों को, जो किसी जगह पे जमा होके इदारों के खिलाफ नारे लगाने की कोशिश करें, या इदारों के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश करें, या पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश करें। आपको लगता है इतनी पकड़ धकड़ के बाद, इतना सख्त जो एक्शन लेने के बाद भी वो ऐसे करेंगे? इसीलिए ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून के जलसों में होता रहा है। सुने वो हजूर, वो आपके जलसों में नहीं होता रहा, वो पीटीआई के जलसों में नहीं होता रहा। मेरी तो कोई पार्टी नहीं है हुजूर, आपसे मुराद, आप जिस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, आपसे मुराद ये होता है। मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं करता, मैं सच के साथ हूं। मुस्लिम लीग नून के जलसों में भी होता रहा ये काम। होता रहा। आप खान साहब को, सुमेरा, खान साहब ने क्या क्या कुछ नहीं कहा, वो आपको अल्फाज याद है सारे? बिल्कुल। वो जानवर, वो डर्टी हैरी, वो सब कुछ। तो किसी ने कुछ कहा? उन्हें किसी ने नहीं कहा, फौज ने कुछ नहीं कहा, ये बोलते रहे। और लेकिन जब इन्होंने जब ये हमलावर हुए हैं इदारों पे, जब ये उनके कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हुए हैं, जब उनकी तनसीबात पे हमलावर हुए हैं, तब वो एक्शन में आए हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी तो बोलते रहे हैं ना? मैंने आपको कहा बोलने पे नहीं वो रोक रहे, बोलते रहे हैं ना, ये भी बोलते रहे हैं। बोलने पे वो नहीं उन्होंने कुछ किया, तहम्मुल है ना, इदारे का तहम्मुल है, बोलने पे नहीं कुछ किया। तो सुप्रीम कोर्ट जब बोलने ने हमला किया था, ओ हजूर सुने, मैं किसी और इदारे की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट पे हमला आज तक उनके तौक पड़ा हुआ है। आपके, मैं सुन लें, ना घबराएं, सुन लें। उन्होंने, इदारे ने, जब आप फिजिकल हुए इदारे से, तो तब इदारा हरकत में आया। ठीक है। बोलने पे तो उन्होंने इतने तहम्मुल का मुजाहरा किया है कि जो मर्जी बोलता रहे। उन्होंने बार बार इसको इग्नोर किया, लेकिन होते होते किसी एक शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ गई, किसी एक पार्टी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा अब हमें कुछ नहीं होगा। तो जब आपने उन मुल्क दुश्मन नासिर का किरदार अदा किया, उसके बाद इदारा हरकत में आया। लेकिन नुखैर साहब, इसका ये मतलब तो नहीं अब जहां भी जलसा होगा, जहां भी गैदरिंग होगी, वहां पर उनका मकसद यही होगा? ये नहीं कहा। इंतजामिया को जब आप दरखास्त देते हैं और तो उसमें इंतजामिया फिर आपसे कुछ सवालात पूछती है। अच्छा, ठीक है, वहां के कुछ प्रॉब्लम होते हैं। आप अगर तो इंतजामिया ने कहीं रोका है और आपके पास उसका जायज जवाब है तो बताएं, यही डिस्कस कर लेते हैं। ये कहना, मैं, आप सोशल मीडिया भरा हुआ है,
पीटीआई के जो लोग हैं उनसे सोशल मीडिया भरा हुआ है, देखें वहां क्या क्या बातें हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि जब ये जलसा कर रहे हैं और इंतजामिया कहे कि वहां ये बातें, इतलात तो होती है ना हर जगह की, लिहाजा ये ना कहें कि इंतजामिया बिला वजह किसी को मना कर देती है। जहां आपने आके मुल्क दुश्मन इदारे का किरदार अदा किया, तो जो मुल्क के मुहिब्बे वतन इदारे हैं वो आपको रोकेंगे। चले ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नेक्स्ट डिस्कशन भी करेंगे, आप साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नुखै साहब, क्या कहना चाहेंगे? साद रफीक साहब ने जो 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं उस पर। एक तो बात यह है कि हम किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेते हैं। साद रफीक ने कहा है कि 8 फरवरी को लाजमी होने चाहिए इलेक्शन, एक दिन भी आगे नहीं चाहिए। अब इसको भी उलट करके पढ़ना शुरू कर दें कि ये उन्होंने इसलिए कहा है कि क्योंकि उनकी वो हल्का बंदी वाली जो है वो अदालत ने खारिज कर दी है। कितनी ज्यादती की बात है कि अभी 4 मिनट पहले या 1 घंटा पहले बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब घबरा गए हैं। इतलाएं आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनकी पार्टी का बयानिया आपने सुन लिया साद रफीक से, वो कह रहे हैं 8 फरवरी को होने चाहिए इलेक्शन। ये वो भाग रहे हैं इलेक्शन से या करवाने पे तुले हुए हैं। और हल्का बंदियों वाली ये तो छोटी छोटी पिटीशंस आती रहेंगी, ठीक है, जो हर एक ने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। और ये कहना मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के बगैर साद रफीक साहब ने बहुत अच्छी बात की, और पॉइंट तो अच्छा है उनका कि उनके बगैर इलेक्शन लड़े हैं, आप भी लड़ लें उनके बगैर। पार्टियां नहीं टूटती, पार्टियों पे क्या क्या कुछ वक्त नहीं आया, जो ना टूटने वाली पार्टियां होती हैं वो नहीं टूटती। और जो इधर उधर के इकट्ठे करके आपने झाड़ झनकार सारे कुछ लाए हुए हों, वो जब पार्टी टूटती है तो वो इसी तरह तिनके उनके बिखरते हैं, वो झाड़ू नहीं रहता। ठीक है, बरला साहब, आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहूंगी कि क्या एतराज है, क्यों पीटीआई को नहीं लड़नी चाहिए इलेक्शन? अब हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए, इन्हीं से सबक सीखना चाहिए। नहीं तो वो लड़ रहे हैं ना, किसने कहा कि वो नहीं लड़ रहे? वो तो लड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि भाई हमें उनको देखिए जो खदशात है, जो अब तक की जो रवैया उनके साथ रखा गया है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन लड़ना सबका हक है, उनको इजाज़त होनी चाहिए लड़ने की। और वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारे उम्मीदवारों को अगवा कर लेंगे, जो उनके साथ रवैया रखा हुआ है इंतजामिया ने। ठीक है सर। और ये निगरान, कल भी मैंने निगरान हुकूमतों की बात की थी, निगरान हुकूमतों के लिए बेहतर यही है कि वो जानबदारी छोड़ दें। ठीक हो गया। उनके लिए मुनासिब ये है कि वो गैर जानबदार हो जाएं। ठीक है। अच्छा बरला साहब, ताकि हमारे इलेक्शन पे कोई उंगली ना उठा सके। ठीक है बरला साहब, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साइफर केस पे कुछ जराए ये कह रहे हैं कि साबिक जो आर्मी चीफ हैं वो अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं, और जो बानी पीटीआई हैं, खान साहब की वो बात कर रहे हैं, वो साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की तरफ से उनको कोई सरप्राइज मिल सकता है। आप क्या मतलब निकालते हैं इन बातों का, क्या स्टेटस है इस केस का? मेरा नहीं ख्याल कि वो पेश होंगे। अच्छा, इस मुल्क की जो तारीख है वो यही बताती है, और ऐसा नहीं होगा, ये बस जराए शराए रह जाएंगे। ठीक है, वो नहीं पेश होंगे, बिल्कुल नहीं पेश होंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं तो वो कह रहे हैं ना कि उन्हें फौजी हुकाम से इजाजत की जरूरत पेश आ सकती है, यही रीजन हो सकती है? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इससे पहले भी कई मुकदमात में कई जगहों पे ये चीजें आई। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा नुखै साहब, उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी, वो नहीं पेश होंगे, इजाजत नहीं मिलेगी। नुखै साहब, जी उसमें कह रहे हैं ना केस में कि जनरल बाजवा साहब और अमरीकी सफारत खाने के हुकाम को बतौर गवाह शामिल करूंगा, और वो जो जराए हैं, वो जो सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब जो है वो शायद इमरान खान को मायूस ना करें। इस लाइन का क्या मतलब? बाजवा साहब, हाँ मैं बताता हूँ। बाजवा साहब तो रिटायर हो गए ना। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। हाजिर सर्विस फौजी जो थे, जी, जो आर्मी चीफ्स थे, वो पेश हुए किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने। 2011 में जनरल कियानी, हाँ जी, और DGISI थे जनरल शुजा पाशा साहब पेश हुए, बिल्कुल सही, ब्रीफिंग दी, सवालात के जवाबात दिए। 2011 में आ जाते हैं जनरल कमर बाजवा, यही जनरल कमर बाजवा साहब, ये पेश हुए आर्मी के पास, और वहाँ उस वक्त थे एबटाबाद कमीशन 2011 में जब था जी, और उसके बाद ये पेश हुए
2017 में कमर बाजवा। जी जी। तो ये कहना कि किसी सवाल का जवाब, जो अगर तासुर ये मिल रहा है मुझे कि पहले कोई पेश नहीं हुआ, किसी सवाल के लिए जवाब दे नहीं है, खुदा के लिए। हुजूर, पार्लियामेंट और अदालत में फर्क है। सुने, अब आ रहा हूं आगे, आने दें, ठीक है। इसलिए कि दो चीजें, गुस्से में ना आए अपना बरलास साहब, तसल्ली रखें, पानी पिए। पहली बात तो ये तासुर गलत है कि आपने, और गलत तासुर बनाया गया। मैंने पिछली बात में भी ये कहा, इतने तहम्मुल का मुजाहरा किया फौज ने कि कोई बोल रहा है तो बोलता रहे, कोई जो मर्जी मुंह में आया बोलते रहे। इवन सुमेरा 9 मई वाले दिन मार मार दुम्बा बना सकते थे। बिल्कुल ऐसा फौज कर सकती थी ना। खड़े हुए देख रहे हैं हम उनको आराम से, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इसलिए उल्टा मना किया हुआ था कि उनके ऊपर ना तशद्दुद करना है, तो ना आप कह रहे हैं उनमें तहम्मुल नहीं है। दूसरी बात ये कि एक रिटायर्ड फौजी, उसकी भी अपनी मर्जी होती है ना। ये जो कहना कि जी वो इमरान खान को सरप्राइज देंगे, जी जी, वो जाहिर बात है, ये सरप्राइज तो नहीं देंगे कि वो खान साहब की हिमायत में बोल पड़े। खान साहब उन्हें एक मुकदमे में घसीट रहे हैं, और ये नहीं होता कि जो मुलजिम है वो जिस मर्जी की ख्वाहिश। हमारे इलाके में एक दफा एक बाबा जी फौत हो गए थे ना, तो उन्होंने मरते हुए वसीयत की, फौत वो हो रहे हैं मुजफ्फरगढ़ में, वसीयत उन्होंने कर दी मुझे सकरदू दफनाना। सही है। उसके बाद उनकी वसीयत पे कोई अमल करने वाला होगा तो दफनाएगा ना, कि ना उनके कोई सकरदू में उनके दोस्त रहते थे। तो ऐसी बातें और ऐसी ख्वाहिशें कि जी मेरी ख्वाहिश है कि फलां को गवाह बना लिया जाए, ये किसी जब अदालत में बात होगी तो उस पर बात होगी। दूसरी बात ये कि कमर बाजवा साहब को उनका इदारा इजाज़त देगा, ये बिल्कुल ठीक है। सियासत छोड़े हुए, रिटायर हुए, उन्हें जितना अरसा हुआ है उसके कुछ कवानीन हैं, उसके तहत उन्हें अपने इदारे से, क्योंकि जब ये मामला डिस्कस होंगे जी जी, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी ना जो नहीं आनी चाहिए। उसके लिए एक इदारे की इजाज़त चाहिए होती है। खुदा के लिए इतना बेतौकीर ना करें कि उसको कहें कि जी जिसको मर्जी बुला लें और वहां खड़े होकर वो जो मर्जी बयानबाजी, जो मर्जी राज खोल दे। तो वहां अगर वो बुलाएंगे, इदारा इजाजत देगा तो वो आ जाएंगे। आपको लगता है इजाजत मिल जाएगी उनको? इदारे से पूछना चाहिए ना, मुझे तो नहीं उनके कवानीन पता। जी जी, बरला साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए 2 साल तक तो वो सियासत में भी नहीं हिस्सा ले सकते। हाँ जी, कवानीन ये है। फिर ये है कि अदालतें ख्वाहिशात का एहतराम तो नहीं करती। अदालत ने तो तलब ही नहीं किया, तो जनरल बाजवा कैसे पेश हो जाएंगे? मैं इसी बेस पे कह रहा हूं कि वो पेश नहीं होंगे। भाई जब अदालत नहीं कह रही, अब वकील जो मर्जी कहते रहे, कोई मुल्ज़िम जो मर्जी कहता रहे, जब अदालत ही नहीं कह रही तो हम कैसे? तो बरला साहब, खान साहब ने इतनी बड़ी बात क्यों कर दी? इतना बड़ा दावा उन्होंने फिर किस बेस पे कर दिया? ओ भाई, खान साहब मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम कुछ भी कह सकता है। मैं आपको बताऊं, दावा उनका दावा है ना। ये जरूरी तो नहीं कि अदालत उनके दावे का एहतराम करे। मैं आपको बताता हूँ, ये दावा भी एक अदालत का अपना मेरिट है, अपना मेयार है। अदालत जिसको समझेगी कि इसकी गवाही जरूरी है, हाँ जी, तो वो उसकी गवाही लेंगे। अब ये कह देना कि जी फलां की गवाही भी, फलां की गवाही भी नहीं, इस तरह नहीं अदालतें चलती, ना इस तरह अदालतें काम करती हैं। अदालतें जब जरूरत महसूस करेंगी, ठीक है, कि इस केस में फलां आदमी की गवाही चाहिए, ठीक हो गया बरला साहब, तो वो तलब करेगी। ठीक है। अब वो आदमी एक अदारे से रिटायर्ड हुए अभी साल हुआ है, ठीक हो गया बरला साहब। मुझे क्लोजिंग लाइन ले लेने दीजिए नुखैर साहब से, फिर मुझे क्लोजिंग करनी। क्लोजिंग लाइन यही है सुमेरा कि ये जब इन्होंने कहा ना जी अदालत, ये आप पूछ रही है ना खान साहब ने ऐसा क्यों किया, ये भी एक चालाकी है कि ये वाला नैरेटिव बना देना कि जी उसको बुलाएं ना, उनको बुलाएं, तो फिर इनका जो ट्रोल ब्रिगेड है वो ये कहेगा बुला क्यों नहीं रही, फलां क्यों नहीं बुलाया, फलां को क्यों नहीं बुलाया। ये वही साइफर वो लहराने वाला मामला है, उसी तरह से कंफ्यूजन पैदा किया। बिल्कुल ठीक है, अदालत जिसको समझेगी उसको बुलाएगी, और अगर इदारे इजाजत देंगे, इदारा इजाजत देगा तो वो आएंगे। बहुत शुक्रिया मज़हर बरला साहब आपका भी, और गुल नुखैर अख्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।